गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों के बाद आखिर मैं आज आ ही गया हूँ ऑनलाइन। लगभग जब से आप लोग की परीक्षा हुई है उसके बाद से मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि सर आपने एग्ज़ाम के टाइम पे इतना हेल्प किया, पता नहीं 12th का सिलेबस मेरा हो पाएगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि आप लोगों को घबराना नहीं है। थोड़ा सा मैं कहीं गया था और अभी भी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे कर के आए ही हैं और स्टार्ट भी नहीं किया है अपना प्रिपरेशन, तो थोड़ी सी विलम्ब हुई है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, मैं हूँ आपके साथ और फिर से वही अंदाज़ हमारा होगा और सब कुछ बारीकी से जो है वो आप लोगों के साथ मैं रखूँगा। इस बार जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आपको किसी भी तरह का इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होने वाला है। इस इंग्लिश लैंग्वेज को एक मजबूत धागा की तरह जो है सो हमें तैयार करना है ताकि ये बाकी सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करे। तो आज मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को क्लास 12th का इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस बताने के लिए। साथ ही साथ हम लोग कुछ चैप्टर भी करने वाले हैं, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी जो क्लास होने वाला है वो किस अंदाज में होगा और कैसे होगा। तो बच्चे, मैं आप लोगों को सीधे तौर पे ले चलता हूँ आज की क्लास, जो मैंने सिलेबस को यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है विगत कई वर्षों में जेक बोर्ड के द्वारा दिया गया सिलेबस के अनुसार थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें रहती है, तो मैं सारे चीज़ को यहाँ पे आज बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया हूँ। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, चूँकि मैं सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि एक चैप्टर को भी पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, जितने बच्चे मेरे एप्लीकेशन में जुड़े हैं उनको 11 तारीख से जो है सो लगातार वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को 11 तारीख से रैपिड एकेडमी, जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया था उसको 11 तारीख से क्लास मिल जाएगा। ऑफलाइन के बच्चों को भी 11 तारीख से जो है सो सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आज आप लोग देख लें, तो जैसे कि देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि क्लास 12th इंग्लिश कोर 2025 ये जो जेक एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए जो है सो सेम ऑलमोस्ट रहता है चीज़, तो उसी को लेकर मैं आप बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस बार जो एग्ज़ाम हुई थी यानी 12th क्लास का 2024 में, उसमें से आप लोगों को मैं बता दूं बच्चे कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे और 30 नंबर का मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे तो किस तरीके से था, तो मैं बता दूं सेक्शन ए में आपका पैसेज कह लीजिए, समरी कह लीजिए, नोट मेकिंग, आर्टिकल, लेटर, रिपोर्ट, नोटिस और बुक्स, दोनों जो आपका लिटरेचर में आता है फ्लैमिंगो और विस्टास, वहाँ से जो है सो 30 क्वेश्चंस दिए गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क्स के था, तो 30 था। फिर सेक्शन बी में आपका डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला आ गया था, जहाँ पे 18 नंबर से सिर्फ पैसेज का सवाल जो है सो आया था। और राइटिंग स्किल जिसमें लेटर, रिपोर्ट, नोटिस है वो 12 नंबर का। और ए सेक्शन डी जो लिटरेचर सेक्शन है उससे 4 क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, 5-5 मार्क्स का, तो 20। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो 80 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। बट इससे हट करके इस बार जो है सो जहाँ तक लोगों का कहना है और जहाँ तक जो है सो इस बार नोटिस भी जारी किया था जेक वालों ने पहले जेसीईआरटी की तरफ से कि इस बार के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो 60:20 के रेशियो में, यानी आपका सिर्फ 20 ही क्वेश्चन आपका मल्टी चॉइसेस क्वेश्चंस रह जाएंगे और 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें से जो सेक्शन है वो क्या क्या रहने वाले बच्चे, तो सेक्शन ए जो है वो पैसेज का होगा जिसमें से हमें शॉर्ट आंसर लिखने की आएगा। फिर नोट मेकिंग और समरी, ये मैं जब क्लास लूँगा आगे आप लोगों को तो बताऊंगा कि नोट मेकिंग और समरी कैसे बनानी है, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू मेक नोट एंड समरी कैसे लिखा जाता है। फिर सेक्शन बी जो हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो सेक्शन बी हमारा है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से जो है सो हमारा क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या क्या आएगा, लेटर है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है और नोटिस। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो सेक्शन बी है हम लोगों को जो कवर करना है वो लेटर भी करना है, रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस।
बहुत, जैसे कि लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर, आपका रिपोर्ट आ गया, आर्टिकल आ गया, नोटिस, इस पर हम लोग बहुत सारे वीडियोस भी आप लोग को देने वाले हैं। फिर सेक्शन सी जो लिटरेचर, जो आपके दोनों बुक को मैं कवर करूंगा, फ्लैमिंगो और विस्टास, फ्लैमिंगो और विस्टास। तो ये आप समझ सकते हैं, इस प्रकार के जो है सो मैं आगे और भी डिटेल लिख रखा हूं। तो आपको पढ़ना बस इतना ही है, पैसेज को, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को और लिटरेचर को। बच्चे यहाँ पे ग्रामर नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना ग्रामर का क्लास 12th में इंग्लिश लैंग्वेज में आप कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामर आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे भले ही ग्रामर का पोर्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप ऐसा नहीं समझना है कि हमें पढ़ना नहीं है। आप जब तक सेंटेंस को बनाओगे नहीं, और सेंटेंस को बनाने के लिए एटलीस्ट आपको ग्रामर के कुछ बेसिक्स पार्ट आपको जाननी चाहिए, जैसे टेंस हो गया, वॉइस हो गया, ताकि आप सेंटेंस को खुद से बना सको। क्योंकि सब मिलाकर अगर मैं कहूं तो बाबू यहाँ पे 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर का अगर मैं एक चैप्टर से 10 ही क्वेश्चन निकालूं, और एक क्वेश्चन से 50 वर्ड्स, तो हमारा 11-12 हज़ार वर्ड्स आता है। और इतने शब्दों को याद करके एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए आपको स्टोरीज याद रहेगा, एंड देन एट अ टाइम आप जो है सो आंसर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ग्रामर आपको बहुत ही मदद करने वाला है, जो मैं मदद करूंगा आप लोग को ग्रामर को बताने के लिए। आगे समझने के प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि क्लास 12th में जो लिटरेचर में कौन कौन सी चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। तो देखें, 2 बुक हैं, पहला फ्लैमिंगो है और दूसरा विस्टास है। तो फ्लैमिंगो के जो अंदर आने वाला जो चैप्टर है, देख लीजिए कौन कौन है। पहला चैप्टर है बच्चे लास्ट लेसन है, जिसमें से यहाँ पे बताया गया है कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे जो है सो एक इंसान अपनी मदर टंग को जो है सो इग्नोर करता है सीखने में, और बाद में फिर जब वो मतलब चाहता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ, सीखूँ, तब तक उसकी लैंग्वेज छीन ली जाती है। तो मैं इस पे डिटेल बताऊंगा। अल्फोंसी डाउटेट का जो है सो चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, जिसका जिक्र मैंने आज की क्लास में किया हूं, तो बने रहें, आप लोगों को पता चलेगा। तीसरा है बच्चे डीप वाटर आप लोग को बताएगा कि अगर आपकी दृढ़ संकल्प, अगर आप जिद्दी हैं तो इतिहास जरूर रचेंगे, अगर आप जिद्दी हैं तो इतिहास जरूर रचेंगे। अगर आप ठान लिए कि मैं जीत गया तो आप जीत गए, अगर आप मन में बैठा लिए कि हम हार गए तो आप लूज़र हो। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि अगर आप जिद्द हैं, आपके अंदर बिलीव सिस्टम अगर ठीक है, तो भाई ये चैप्टर आपको सिखाएगा। रेट रैप जो है वो एक मतलब ऐसा चैप्टर है जिसमें से ये पता चलता है कि मजबूरियाँ जो है, हालात जो है, वो इंसान को अच्छा और बुरा बनाता है। इंडिगो आप लोगों को मैं बता दूं कि इंडिगो जैसे कि नील, यहाँ पे चंपारण से जुड़ी सारी घटना, जो महात्मा गांधी आए थे और कैसे अंग्रेजों को वट लगाया था, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। हर चीज़ गांधी जी के बारे में पता चलेगा कि उनका साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड रहा, बिहार आने के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ों पे काम किया, कैसे वहाँ पे जो है सो चंपारण के लोगों को अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बल दिया। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बाबू पोएट एंड पैनकेक जो है, वो पोएट एंड पैनकेक एक जेमिनी स्टूडियो जो चेन्नई में है, उसके बारे में बताता है कि पहले की जो फिल्म है वहाँ पे किस प्रकार के जो है सो मेकअप मटेरियल यूज़ किए जाते थे। तो पैनकेक एक ब्रांड मटेरियल है मेकअप का। फिर इंटरव्यू, तो कुछ लोगों का कहना है कि इंटरव्यू अच्छे हैं, कुछ लोगों का कहना है गलत है। तो कौन लोग कह रहे हैं कि अच्छे हैं, कौन लोग कह रहे हैं गलत है, इसके बारे में जानेंगे। और एक आखिरी चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, ये एक्खा लव स्टोरी चैप्टर है। इसमें मैं आप लोग को जब बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। फिलहाल मैं बता दूं कि इसमें एक स्टोरी, इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है सॉफ़ी, और सॉफ़ी जो है सो अंधाधुन यानी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं किससे, एक फेमस फुटबॉलर है डैनी कैसे, और वो बताती हैं कि मैं उनसे मिल चुकी हूँ, बट कि हकीकत ऐसा है कि डैनी कैसे से मिलना तो दूर की बात, डैनी कैसे तो उनको जानता तक भी नहीं, लेकिन वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने में माहिर होता है, और पूरा ये जो है सो न्यूज़ स्प्रेड हो जाता है उनके फैमिलीज़ और गाँव वालों तक। बाद में ये चीज़ बाद में आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल बड़ा समझ में आएगा। फिर ये हमारा जब 8 कंप्लीट हो गए, फिर हमारे पोएट्री सेक्शन से बच्चे 6 रहने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट माई मदर एट 66 जो है वो माई मदर एट 66 का है, जिसको हमने पिछले 4-5 दिन पहले वीडियो डाल दिया हूँ ग्रुप पे, आपका यूट्यूब में अपलोड किया गया है। सेकंड जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम है, यहाँ पे जगह नहीं था मैंने डॉट कर दिया।
तो माई मदर एट 66 में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कमला दास इस पोम को लिखी है और वो अपनी माँ को कितना प्यार करती है। एन एलिमेंट्री स्कूल में बताया गया कि प्राथमिक स्कूल में कुछ बच्चे हैं जिनकी दैनिक हालत ठीक नहीं है, दयनीय स्थिति ठीक नहीं है, और उन बच्चों के साथ सामाजिक अन्याय भी हो रहा है। उन्हें अच्छे भोजन, अच्छे स्कूल्स, अच्छे इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है और वही बच्चे आगे जाकर के जो सो गलत कदम उठाएंगे। तो कवि कहते हैं कि उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उन बच्चों की हालात ठीक नहीं है। तो मैं आपको सोशल इनजस्टिस के बारे में आपको इसमें बताएंगे। कीपिंग क्वाइट जो कि एक बहुत बेहतरीन कविता है जिसमें से वर्ल्ड लेवल की पीस की बात करता है, यानी विश्व स्तरीय शांति की बात करता है। कवि कहते हैं हम किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध में सर्वदा नुकसान ही नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि सभी लोग भाईचारा बना करके जिए। फिर आपको चौथा जो पोम है बच्चे वो है आ थिंग ऑफ ब्यूटी, और आ थिंग ऑफ ब्यूटी आपको बताएगा कि इस दुनिया में बहुत ऐसे चीज़ हैं जो सुंदर है। जब आप अपने सबसे बहुमूल्य चीज़ को खोते हैं फिर भी आप इस दुनिया में जी सकते हैं, तो ऐसे चीज़ें हैं। पांचवा जो कविता है वो है आ रोड साइड स्टैंड। आ रोड साइड स्टैंड जो है बाबू वो बताता है कि कुछ गरीब लोग हैं जो अपने स्टैंड लगा के रखा हुआ है रोड के किनारे। वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ कार्स आए यहाँ पे रुके और हमारे फ्रूट्स खरीदे, जो हम बेच रहे हैं उसको खरीद रहे, लेकिन दुर्भाग्य है उनका वहाँ पे कोई कार नहीं रुकता, और रुकता भी है तो उन्हें गालियाँ दे करके निकल जाता है। छठा जो चैप्टर है वो आंट जेनिफर स्टैगर, सबसे यानी आप लोग को मैं बता दूं कि हृदय को डुला देने वाला ये कविता है, जिसमें से एक आंट है जिनका नाम जेनिफर है, और जेनिफर अपने ससुराल वालों के द्वारा बहुत मतलब यहाँ पे इसको पीड़ा दिया जाता है, यानी शोषण किया जाता है। तो उसी की भावना को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे वो कुछ टाइगर्स को बुनने का काम करती है, तो मैं बताऊंगा। तो ये आपका फ्लेमिंगो के तहत 8 गो चैप्टर हो गया आपका स्टोरी में, और 6 पोएट्री हो गए। 8 + 6 14 आपको पढ़ना है। वहीं विस्टास की ओर अगर मैं आता हूं तो विस्टास में 8 चैप्टर्स हैं, जैसे कि देख लो। पहला है थर्ड लेवल जो जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। इसमें से एक स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, वहां पे 2 लेवल हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ली नाम का युवा है जो कहता है कि वहाँ तीसरा लेवल है। ज़्यादा आपको समझ में आएगा जब मैं स्टोरी डील करूँगा, तो फिलहाल अभी यहीं तक समझिए। दूसरा है टाइगर किंग। टाइगर किंग में एक राजा होता है जिलानी जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम का, वो उनको मतलब 100 टाइगर उनको मारना होता है, जिसमें से वो 99 मार पाते हैं, एक नहीं मार पाते हैं। क्यों ऐसा होता है मैं स्टोरी में बताऊंगा। तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसमें से कवित्री, इसमें जो है लेखिका तिसानी दोषी, वो अपने हाई स्कूल के बच्चों को ले जाती है एंड ऑफ द अर्थ, जिसको हम अंटार्कटिका भी कह सकते हैं, ताकि वो लोग रियलाइज कर सके कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वही बच्चे जाकर के आगे भविष्य में पॉलिसी बनाएंगे। इनेमी, जिसमें से जापान और अमेरिका के बीच की रिलेशन को एक्सप्लोर करता है एक डॉक्टर सदाव के थ्रू। आगे ऑन द फेस ऑफ इट में एक बच्चा है जिसका चेहरा जल जाता है, चेहरा की एक साइड एसिड से, और वो कैसे डरता है पब्लिक के सामने आने से, उसके बारे में है। शुड विजार्ड हिट मम्मी जो है वो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो उसके पिता उसको प्रत्येक दिन स्टोरी सुनाने का आदत डलवा देते हैं और वो सुनने के लिए बहुत उत्सुक होती हैं। इवांस ट्राइजो, ये लेवल जो है ये आपको बताया जाता है कि एक जो है सो चोर है, बहुत स्पेशल टाइप का चोर है, जो कितना भी सिक्योरिटी रख लिया जाए वो वहाँ से भाग ही जाता है और हर बार भाग जाता है। फिर 8वां जो है वो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में बच्चे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि कैसे, यहाँ पे 2 स्टोरीज है, एक तो है आपका वी टू आर ह्यूमन बीइंग और दूसरा है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसमें से 2 महिला हैं और वो जब बच्ची थी, जब बचपना चाइल्डहुड स्टेज में थी, तो उसके साथ सामाजिक जो है सो अन्याय हुआ है, उसी चीज़ को, उसी पीड़ा को यहाँ पे बयां करने का काम करती है। तो आप देख पा रहे होंगे इधर 8 और इधर 14, ये 22 है। इसके अलावा आपको पैसेज भी आपको कवर करना है जो मैं करवाने वाला हूँ। फिर लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल और नोटिस, यानी कुल मिलाकर के आपकी 12th क्लास की सिलेबस बच्चे यहीं तक है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग 70,000 बच्चों से मैं जुड़ चुका था एग्जाम के दौरान, और तब मुझे समझ में आया था कि यार बहुत बड़े एक क्षेत्र में जो हमारे बच्चे हैं उसको आज ये चीज़ में तकलीफ हो रहा है। तो मैं आपको एक नए सिरे से, नए अंदाज में लेकर के आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आप लोगों को समझ में आया होगा कि बुक्स जो आपके हैं फ्लेमिंगो और विस्टास, उसमें क्या क्या पढ़ना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जब बुक्स खरीदेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। इन चैप्टर्स का बुक्स आपके पास होनी चाहिए। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो देखो बच्चे, अभी मैं आप लोग को एक चैप्टर शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है बच्चा? लोस्ट स्प्रिंग। तो देखिए हम लोग कितना बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बने रहना है आप लोगों को और वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दें और कमेंट भी करें कि सर आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है और हमारी जो बताने की जो तरीका है आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। और शेयर भी करना ना भूलें ताकि उन बच्चों को भी ये वीडियो उतना ही मददगार साबित हो सके जो ये इस आशा से बैठे हुए हैं कि उन्हें कोई टीचर उसको गाइड कर सके। तो प्लीज़ ये 3 काम मेरे लिए ज़रूर करना। और ऑफलाइन के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि मिल्टन इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग लोचन पथ में अभी कल से मंडे से आप लोगों का जो है वो क्लास 12 का स्टार्ट किया जा रहा है बैच। तो आप सारे बच्चे जल्दी से जल्दी नामांकन करवा लें, सीट बहुत कम है। तो जितने बच्चे मैं लास्ट में उसको बता दूंगा क्या करने वाले हैं, तो एक बार मैं बता दूंगा, पहले यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद तो 2 तरीका है आप मेरे साथ जुड़ने के लिए। यूट्यूब में तो मैं आऊँगा बच्चे, लेकिन मैं डेली नहीं आ पाऊँगा यूट्यूब पे। तो इसके लिए 2 तरीका है। अगर आप डेली मेरे साथ आना चाहते हैं तो एक तो ऑफलाइन है, एक ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं बच्चे। और ऑनलाइन है तो आप सीधे जाकर के रैपिड एकेडमी को डाउनलोड कीजिए। रैपिड एकेडमी में मेरा वहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप लॉगिन करोगे तो मेरा कोर्स दिखेगा, आप मेरे कोर्स को परचेज कर लोगे। बहुत कम कीमत में मैंने यहाँ पे कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ऑफलाइन के बच्चों, अगर आप हजारीबाग में हैं और हजारीबाग में पढ़ते हैं तो लोचन पथ आ जाइएगा और मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 73 52 26 36 17। लोचन पथ आकर के इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऑफिस खुला रहेगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बच्चे कि आपकी जो लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर है उसे कैसे हम डील करेंगे। तो सबसे पहले लोस्ट का मतलब होता है खोना। लोस्ट का मतलब क्या होता है बाबू? खोना। और स्प्रिंग का मतलब देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने सीजन लिख के रखा है, रेनी, समर, विंटर और स्प्रिंग। और आप लोगों पे मैं छोड़ देता हूं कि बतलाइए कि इन 4 सीजन में जो सबसे बेस्ट सीजन है वो कौन है। तो बहुत सारे बच्चे हमें कहते हैं कि सर हमें जो सबसे अच्छा लगता है वो लगता है विंटर। जाहिर सी बात है, हमें भी विंटर ही अच्छा लगता है। बहुत लोगों को विंटर अच्छा लगता है, जाड़े का समय। लेकिन क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं, क्या जाड़े का मौसम सब लोगों के लिए ठीक हो सकता है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे कदाचित सही नहीं हो सकता। आज हमें और आप लोगों को शायद इसलिए सही लग रहा है क्योंकि हमारे पास वो साधन है जिसे हम जाड़े के मौसम को झेल सकें। अच्छे अच्छे कंबल हैं, तकिया है, बेड है, जैकेट है, A to Z है। लेकिन क्या कभी हमने उन लोगों के बारे में विचार किया जिनके तन में कपड़ा पहनने के लिए भी कुछ पर्याप्त नहीं है? तो क्या उनके लिए ठंड अच्छा हो सकता है? नहीं, उसके लिए ठंड पीड़ादायक है। तो ठंड पीड़ादायक है। अच्छा, बहुत लोगों का कहना है कि सर समर मेरे लिए ठीक है। जाहिर सी बात है, समर बहुत लोगों के लिए बेशक ठीक होगा। जिनके घर में ऑफिस में, घर और ऑफिस और कार में AC लगा हो, एयर कंडीशन लगा हो, उनके लिए गर्मी का एहसास कहाँ होगा। लेकिन उन मजदूरों, रिक्शा चालक और ठेला चालकों से पूछिए, क्या आपको गर्मी अच्छा लगता है? गर्मी में काम करते हुए कहेगा कदाचित नहीं, क्योंकि वो पूरे साल में हम लोग जितने पसीने नहीं बहाते हैं वो एक दिन में बहा देते हैं पूरा मेहनत करके। जहां हम लोग धूप में निकलने से डरते हैं वो धूप में नंगे पांव चलते हैं मीलों दूर और अपना 2 वक्त की रोटी के लिए न जाने क्या क्या कर पाते हैं। तो समर भी उन लोगों के लिए दुखदाई है। और ओह क्या बात करें, रेनी का तो कुछ कहना नहीं है। ये तो सबसे विदारक चीज है, क्योंकि उन बच्चों को, उन मासूम बच्चे जिनके घर नहीं हैं, उन लोगों को जो बेघर हैं और जिनके घर भी हैं वो झुग्गीपट्टी में रहते हैं, बारिश के मौसम में उसके घर में जब चूल्हे नहीं जलते बच्चे तो वो कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसके जो झुग्गीपट्टी है वो बह करके चला जाता है। तो ये भी पीड़ादायक है। उसी प्रकार जिस प्रकार ये सारे के सारे पीड़ादायक हैं, उसी प्रकार हमारा ये सारे पीड़ादायक है। कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा भी मौसम है स्प्रिंग
जिसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। ये तो ना अमीर को और ना ही गरीब को, ये सबके लिए अपना बराबर वरदान प्रदान करता है। कहोगे इसमें ठंड है होती ज़्यादा नहीं, इसमें गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है, यानी सारे सीजनों के मुकाबले में स्प्रिंग जो है वो बेस्ट है। क्या है? बेस्ट है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के भी कई स्टेज है जो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास किया हूँ। जैसे इन्फेंसी स्टेज बच्चे, शैशवावस्था, यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं अपनी माँ पे या फिर अपने परिवार के कोई सदस्य पे, जहाँ हमें सब कुछ ला करके पूर्ति करता है। बाबू ये भी पीड़ादायक होता है। अगर हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है तो ये भी पीड़ा देता है। ओल्ड एज का तो कहना नहीं, ये हमारे हाथ में ही नहीं होता है। उस वक्त हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है, तो वो ओल्ड एज ऑलरेडी पीड़ादायक, बहुत पीड़ादायक होता है। देखे होंगे आप अपने आसपास में कि कैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग तकलीफ में रहते हैं। एडल्टहुड की बात करें बच्चे, तो ये युवा अवस्था जो है वो कितना चिंताएं से भरे रहते हैं। दुनिया संसार कैसे चलाना है, ये भी चिंता से भरा हुआ रहता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी स्टेज है जो हम लोग बिंदास, एकदम बिंदास जीते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने उन गलियों में जहाँ पे हम लोग बचपना में खेला करते थे। उसकी चमक, उसकी मुस्कान, उसकी खुशबू, न जाने कितनी बेहतरीन अंदाज थे, शायद वो दोबारा ना मिले। और इसकी एहसास हमें तब होता है जब ये हमारे हाथ से निकल जाता है। तो लोस्ट बाबू, जिस प्रकार हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज चाइल्डहुड होता है, उसी प्रकार सारे सीजन में जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग होता है। कहने को तो ये चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग है, यानी कह रहा है कि जितना एक इंसान को अपना स्प्रिंग खोने में दुख होता है, उतना ही एक इंसान को अपना बचपना खोने में दुख हो जाता है। तो ये बाबू ये चैप्टर जो लोस्ट स्प्रिंग है, आप समझ सकते हैं कि स्प्रिंग हैज बीन कंपेयर टू द चाइल्डहुड। आप मान सकते हैं खोया हुआ बचपना, यानी ये स्प्रिंग का मतलब डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है बाबू? चाइल्डहुड। तो खोया हुआ बचपना, अरे एक इंसान का बचपना कब खो जाता है? तो बचपना उसका तब खो जाता है जब उसे बचपना में जीना चाहिए मजे में, लेकिन वो तब काम कर रहा होता है, तो निश्चित तौर पे उसके बचपने क्या हो जाता? खो जाता है। बाबू अब देखो, अब इस चैप्टर में दो कहानी है। पहला है रैग पिकर्स के बारे में और दूसरा है बेंगल मेकर्स के बारे में। रैग माने कचरा और पिकर्स माने उठाने वाला, कचरे उठाने वाले, और बेंगल्स माने चूड़ी, मेकर माने बनाने वाला, चूड़ी बनाने वाले। तो दो कहानियां हैं, एक तो है कचरा उठाने वाला और दूसरा है चूड़ी बनाने वाला। बच्चे इस बार मैं अंग्रेजी में रिपीट करता हूं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, द चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम स्टोरीज ऑफ स्टॉलिन चाइल्डहुड, यानी चुराए गए बचपना की कहानी। ओके, सो the chapter has been written by Anish Jung. She was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She got her education from Hyderabad and in the United States of America. Her parents were writers. उनके पेरेंट्स जो थे वो राइटर्स थे। और इन दिस चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग देयर आर टू स्टोरीज अबाउट, द फर्स्ट इज अबाउट रैग पिकर्स एंड द सेकंड इज अबाउट बेंगल मेकर्स। आइए बात करते हैं। लोस्ट स्प्रिंग को लिया गया बच्चे स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी बचपना चुराए जाने की कहानी से। ये कहानी संग्रह है और इसको लिखने वाली कौन है? अनीश जंग। अनीश जंग का जन्म होता है 1964 में। कहाँ होता है बाबू लोग? राउरकेला में। कहाँ होता है? राउरकेला, उड़ीसा के राउरकेला। लेकिन वो रहने वाली कहाँ की है? कहाँ की है? हैदराबाद। उनके जो पेरेंट्स थे ना, वो भी राइटर्स थे। उनके पेरेंट्स जो थे वो भी राइटर्स थे। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नहीं आया होगा? अब आगे मैं थोड़ा सा बस एंड करूँगा बाबू। अब देखो, इसमें एक बच्चा है रैग पिकर्स फैमिली का एक बच्चा जिसका नाम है साहेब आलम। बाबू साहेब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उर्दू साहित्य के अनुसार मैं बताऊंगा आप लोग को पूरे, जब चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो साहेब आलम जो है वो रैग पिकर है, जिसकी फैमिली और उसके साथ कई और सारे फैमिली बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सन 1971 में, यानी दिल्ली के सीमापुरी में, दिल्ली के बाहर एक इलाका है सीमापुरी। सीमापुरी कैसा एरिया है बाबू? स्लम एरिया है, जहाँ पे बिल्कुल गंदगी है, यानी पूरे दिल्ली के कचरा यहाँ पे फेंका जाता है। तो वहाँ पे रह रहे इन लोगों की संख्या कितने हैं? लगभग 10,000 से अधिक। और इन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है, और वे लोग जी रहे हैं। बाबू यहाँ पे कह रहा है कि साहेब आलम से अनीस जंग रोज मिलती है, वो अपने पड़ोस में क्या करते हुए? तो साहेब आलम ढूंढता है गोल्ड।
बाबू गोल्ड का मतलब सोना नहीं, गोल्ड का मतलब कचरा, और कचरे से जो कुछ मिले, क्योंकि वही कचरे से उसको बेच करके उसको लाएगा तो रोटी बनेगा उसके घर में, तो गोल्ड ढूंढता है गार्बेज डंप्स में, कचरे के ढेर में। बाबू साहेब आलम स्कूल नहीं जाता है क्योंकि उसके आसपास स्कूल नहीं होता है। अच्छा, उसके घर जो है टेम्पररी है, नाला नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, लेकिन साहेब बाबू टेनिस जो है गेम जो होता है उसको पसंद करता है, लेकिन वो गेम उसके पहुंच से बाहर होता है। और अंत में साहेब आलम काम करता है एक चाय के दुकान में। बाबू चाय के दुकान में उसको 800 रुपया और भरपेट खाना भी मिलता है, लेकिन वो खुश नहीं है। ही डज नॉट लाइक द जॉब ऑल्दो ही इज पेड 800 एंड फुल मील। यू नो व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, इसके अनुसार ये जो काम है वो किसी के अंडर में कर रहा है, इसका अपना काम नहीं है। जो स्टील के कैनिस्टर है दूध वाला, जो दूध को लाता है वो हल्का होते हुए भारी महसूस होता है, और वो प्लास्टिक का बैग जो इसका अपना था भारी होते हुए भी आसान लगता है। तो इससे क्या सीख मिली कि अपना अपना होता है, अपना काम में स्वतंत्रता होती है, जब मर्जी तब अपनी मन की मर्जी चला लो, लेकिन दूसरे के अंडर में काम करने से थोड़ी तकलीफ होता है। जब आप छुट्टी मांगना चाहो तो नहीं मिले, जब आप परिस्थिति बुरा हो तब भी कुछ दिक्कत है। तो बाबू कैसे हमने एक बहुत बेहतरीन समरी को स्टार्ट करके, इसी तरह हम लोग क्या करने वाले हैं, ये शॉर्ट नोट्स है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं मैं बता दूं। इसके बाद मैं पूरे चीज़ों को इंग्लिश में जैसे मैं कहूँगा, साहेब आलम वाज अ रैग पिकर हु हैज़ कम फ्रॉम ढाका एंड इन 1971 ओके। सो ये बात समझ में आया कि साहेब आलम कौन है, रैग पिकर। कहाँ से आया? ढाका से कब आया? 1971 में। एंड देर वर ऑल रैग पिकर्स इन सीमापुरी, they were living more than 30 years without identity card, they have only rations card। ओके, तो हम लोग बहुत अच्छे से इसका एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जो मैं करूंगा इंग्लिश में। उसके बाद हम पीपीटी के थ्रू पूरे एनसीईआरटी को मैं एक पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। पूरे एक एक चीज उठा करके रख देने वाले हैं, यहां पे मैं लूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, चाहे वो मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन में हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, और फिर जब ऐसे 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप एहसास करोगे कि अंग्रेजी हमारे लिए अब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसीलिए एक बार मैं बता देता हूं, ऑफलाइन जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, आप लोचन पथ हजारीबाग पहुंच जाएं 7352263617। अच्छा, जिन बच्चों को ऑनलाइन लेना है तो रैपिड एकेडमी को डाउनलोड कीजिए। रैपिड एकेडमी को डाउनलोड करने के बाद एज आ स्टूडेंट लॉग इन करो और मेरी कोर्स वहां दिख रहा होगा, आप ले लो। बाकी हम यूट्यूब पे आते रहेंगे बीच बीच में, और आप लोग को इस तरह से वीडियो बना करके देते रहेंगे। तब तक लेते हैं आज के लिए विदा, फिर मिलते हैं आप लोग को इसी तरह से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।